क्लास शुरू करते हैं। और आपको बता दूं, एक बार दोबारा से याद दिला दूं, काफी सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर क्या इसके नोट्स मिलेंगे? बिल्कुल, जितना मैं ये लिख रहा हूं बोर्ड पे, आपको इसकी पीडीएफ फॉर्म जरूर मिल जाएगी। चैप्टर के समाप्त होने पर आपको पूरी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप चिंता ना कीजिए। और आप चाहें तो बीच बीच में इसके स्क्रीनशॉट के लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं हम। अब हमारी अगला टॉपिक है विद्युत आवेश के प्रकार। क्योंकि कल हमने यह बात समझ ली थी कि किस प्रकार से दो वस्तुओं को जब आपस में रगड़ा जाता है तो उनके अंदर एक ऐसा गुण उत्पन्न होता है कि वह हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर पाती है। इसका हमने आपको एग्जाम्पल दिया था कि यदि सूखे बालों पर आप कंघी रगड़ें तो वह कंघी कागज के छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो वहां से हमें यह बात भी पता चल गई थी कि ये जो हम कह सकते हैं दो वस्तुओं को रगड़ने पर उन पर जो एक प्रकार का हम कहते हैं गुण आता है, वह गुण दो प्रकार का था। वहां पर हमने देखा था कि जब दो कांच की छड़ों को एक दूसरे के समीप लाते हैं तो उन पर प्रतिकर्षण बल लगता है, लेकिन जब एक कांच की छड़ को एक एबोनाइट की छड़ के समीप लाते हैं तो उन पर आकर्षण बल कार्य करता है। तो वहां से हमें पता चला कि जो एबोनाइट की छड़ पे जो गुण है वह कांच की छड़ पर जो गुण है उससे बिल्कुल क्या है, अलग है। जिन बच्चों को ये कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़ की बात समझ में नहीं आ रही होगी वो प्लीज पहले जाकर के मेरे कल का वीडियो जरूर देखिएगा, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो अल्टीमेटली हम यहां पर एक निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि जो गुण उत्पन्न हुआ रगड़ने के कारण वो दो प्रकार का हुआ। और वहां से हमने देखा था दो प्रकार के बल लग रहे थे। पहला बल था जिसे हम कह रहे हैं आकर्षण बल। पहला बल था आकर्षण बल, जो कि एक कांच की छड़ जिसको कि हमने रेशम के कपड़े से रगड़ा था, दूसरी एबोनाइट की छड़ जिसको हमने ऊनी कपड़े से रगड़ा था। जब इन दोनों को एक दूसरे के समीप लाते हैं तो उनके बीच में कैसा बल लगता है, आकर्षण बल। और जो दूसरा बल लग रहा था वह था प्रतिकर्षण बल। तो दूसरा बल कौन सा था, हम कहें वह था प्रतिकर्षण बल। और यह बल कौन सा था, जब दो कांच की छड़ों को एक रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तब उन्हें एक दूसरे के समीप लाते तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। प्रतिकर्षण बल मतलब दोनों छड़ों को एक दूसरे के समीप लाने पर वो एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करती है। ठीक ऐसा ही दो एबोनाइट की छड़ को ऊनी वस्त्र से या कैट स्किन से रगड़ने पर वह भी एक दूसरे के समीप लाने की कोशिश करें एबोनाइट की छड़ को, तो वह दोनों की दोनों छड़ एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करती है। और इसी गुण को हमने कहा था वह प्रतिकर्षण बल उनके बीच में लग रहा है। तो मुझे लगता है यहां तक बात समझ में आ गई। अब इन्हीं दो बलों के कारण हम कहते हैं कि वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। क्योंकि यहां बल दो लग रहे हैं इसलिए आवेश भी दो प्रकार के होंगे। अब ऐसा क्यों है, इस बात को भी थोड़ा गहराई से समझते हैं। आपने क्लास 10th में या क्लास 11th में एक नियम पढ़ा होगा, न्यूटन के सात्विक गुरुत्वाकर्षण का नियम। और वहां पर वह होता है दो पिंडों के बीच में, यानी कि दो ऐसी वस्तुएं जो कि हम कह सकते हैं आवेशित न हो या आवेशित भी हो, लेकिन वहां पर आवेश का कोई जिक्र नहीं आया था, आपने पढ़ा होगा। तो आपने देखा होगा दो वस्तुओं को यदि हम लें तो उन वस्तुओं का एक जो कॉमन गुण होता है, एक सामान्य गुण होता है, वो होता है उनका द्रव्यमान। और जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के समीप लाएं या दूर लाएं तो न्यूटन कहता है उनके बीच में केवल एक ही बल कार्य करता है, वो होता है आकर्षण बल। इसलिए जब मैं द्रव्यमान और आवेश की तुलना करता हूं, किस किस की तुलना, द्रव्यमान तथा आवेश, यदि इन दोनों की मैं तुलना करूं तो यदि दो पिंड दो वस्तुएं हम लें तो उनके अलग अलग द्रव्यमान होंगे, लेकिन उनके बीच में न्यूटन के नियमानुसार केवल एक बल कार्य करता है और वह बल हमारा होता है आकर्षण बल। तो दो पिंडों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में, किन्हीं भी दो पिंड जिनके कुछ द्रव्यमान हो उनके बीच में केवल एक बल कार्य करता है। कौन सा बल, आकर्षण बल। जबकि हम जब आवेश की बात करते हैं तो हम कहते हैं आवेश के संदर्भ में अभी हमने देखा यहां दो बल लग रहे हैं। कौन कौन से बल लग रहे हैं, एक बल हमारा लग रहा है आकर्षण और दूसरा हमारा बल लग रहा है प्रतिकर्षण। और यहां से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि आवेश दो प्रकार का होगा क्योंकि दो बल कार्य कर रहे हैं, जबकि जो द्रव्यमान है वो केवल एक ही प्रकार का होता है, वो दो प्रकार का नहीं होता।
आपने कभी भी नहीं सुना होगा ये धन द्रव्यमान है, ये ऋण द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान रेड कलर का है, ये द्रव्यमान ब्लू कलर का है। उसका कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, उसका कोई, हम कह सकते हैं उसको कोई विभाजित नहीं करा गया है अलग अलग भागों में। तो द्रव्यमान एक प्रकार का है, क्योंकि दो पिंडों के बीच में उनके कुछ द्रव्यमान होंगे, केवल एक बल लगता है, आकर्षण बल। जबकि आवेशों के संदर्भ में कहें तो आवेशों में दो बल लग रहे हैं, आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल, इसलिए आवेश दो प्रकार का होगा। तो हम यहां पर निष्कर्ष निकालते हैं, क्या निकालते हैं? अतः आवेश दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। और एक प्यारे बच्चों, एक साइंटिस्ट हुए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन आवेशों को एक नाम दिया। उसने कहा एक आवेश को हम कहेंगे धन आवेश और दूसरे आवेश को कहेंगे हम ऋण आवेश। तो आवेशों के दो प्रकार, तो हम लिखते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक, पहले को हम कह सकते हैं ऋण आवेश, और दूसरे को हम नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं धनावेश। ये किसने कहा? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा। अब इसके पीछे भी एक तर्क था कि आखिर इन दो आवेशों को हमने कोई अलग अलग नाम क्यों नहीं देती। एक को मैं कह दूं कि ये काला आवेश है, दूसरे को मैं कह दूं ये नीला आवेश है रंगों के आधार पे, या किसी और नाम से मैं एक को कह दूं ये रमन है, दूसरे का नाम दमन है। ऐसा नाम क्यों नहीं दिए? ऐसे प्यारे बच्चों न देने का मुख्य कारण यह था कि इन आवेशों की प्रवृत्ति तो अलग थी, और प्रवृत्ति इन दोनों की इस प्रकार से थी कि इनको यदि आपस में मिलाए जाएं तो क्या होते थे, यह एक दूसरे को निरस्त कर देते थे। धीरे धीरे आप इस बात को समझेंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको ये बातें कुछ समझ में ना आ रही हो, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको मेरी ये सारी बातें समझ में आएंगी। अब क्यों ऐसा है ये बात को समझिए। हमने आपको स्टार्टिंग में कहा कि एक कांच की छड़ को एक आप क्या कीजिए, रेशम के कपड़े से रगड़िए। तो हमने कहा था कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं। कांच की छड़ से जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, हमने कहा था कांच की छड़ पर उतना ही धन आवेश आएगा। आपको ध्यान हो, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इलेक्ट्रॉन जहां से निकलते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वह वस्तु धनावेशित हो जाती है, और जहां पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, अतिरिक्त पहुंचते हैं, वहां पर ऋणावेश हो जाता है। तो कांच की छड़ से मान लेते हैं 5 इलेक्ट्रॉन गए और किस पर चले गए, रेशम के कपड़े पर चले गए। तो कांच की छड़ पर कितना हो गया, +5 आवेश, जो कि धनावेश होगा, और रेशम के कपड़े पर क्या होगा, -5 आवेश। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। अब यदि मैं रेशम के कपड़े और कांच की छड़ को आपस में फिर से मिला दूं, टच करा दूं, दोनों को एक दूसरे के संपर्क में ले आऊं दोबारा से रगड़ने के पश्चात, तो फिर से दोनों पर जो आवेश होता है वो शून्य हो जाता है। यानी कि न तो कांच की छड़ पर कोई आवेश होता है, न रेशम के कपड़े पर आवेश होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कांच की छड़ से जो 5 इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर गए थे, वह दोनों को एक दूसरे के साथ मिलाने पर वो रेशम के कपड़े से दोबारा से क्या हो जाते हैं, कांच की छड़ पर वापस आ जाते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं। तो इसलिए रगड़ने के पश्चात एक धनावेशित हो गई कांच की छड़, रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो गया। लेकिन दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाएं तो फिर से दोनों उदासीन हो जाते हैं। तो इसलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि ऋणावेश और धनावेश इसलिए नाम दिए कि आवेशों की प्रवृत्ति तो अलग है, लेकिन यह एक दूसरे के विपरीत है। तो डिटेल में हम इसको आगे जरूर समझने वाले। अब हम ये समझते हैं कि आखिर वस्तुओं को, जब मैंने कहा कि वो उदासीन हो गए, अभी मैंने आपको बताया कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ यदि मिलाएं तो उदासीन हो गया। आखिर उदासीन क्यों होती है वस्तुएं, इस बात को समझिए। कोई भी वस्तु किससे मिलकर के बनी होती है, परमाणु से मिलकर के बनी होती है प्यारे बच्चों। और परमाणु में क्या होता है, सबसे सेंटर में आपने पढ़ा होगा, यहां पर होता है नाभिक, न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ यहां पर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और उसके चारों तरफ
क्या होती है, कुछ कक्षाएं होती है और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पर हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो यह क्या चीज है, यह है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। और यह हमारा क्या था, यह हमारा था नाभिक। और इस नाभिक के भीतर जो थे वो दो कण थे, एक को हम कहते हैं प्रोटॉन, और इस पर कैसा आवेश होता है, धन आवेश, और दूसरा होता है न्यूट्रॉन, और इस पर कैसा आवेश होता है, कैसा भी आवेश नहीं होता, इसे कहते हैं उदासीन या निरावेशित। तो कोई भी वस्तु हो, कुछ भी चीज हो, वो हमेशा परमाणुओं से मिलकर के बनी होती है। और आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी परमाणु सामान्य अवस्था में जितने उस पे इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उस पे प्रोटॉन होते हैं। तो इस बात को मैं थोड़ा यहां पर लिख लेता हूं। किसी भी परमाणु पर, किसी भी परमाणु पर सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, समान होती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, ठीक इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, और जितना प्रोटॉन पर धन आवेश होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होगा। तो इतनी चीजों से आपको यह बात समझ में आ गई कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है ऋण आवेश, दूसरा होता है धन आवेश। ऋण आवेश को हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है वो ऋण आवेश है, और धन आवेश को हम कह सकते हैं प्रोटॉन पे जो आवेश है वो धन आवेश है। अब इस चीज को हम चाहें तो एक मैथमेटिकली बेस में या फिर एक डाटा के बेस में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं विज्ञान में जब तक आप आंकड़े नहीं देंगे तब तक आपका, हम कह सकते हैं, एक ऑथेंटिसिटी, एक प्रामाणिकता आपके मतलब सिद्धांतों में नहीं आ पाई। तो अब इस चीज को हम समझते हैं कि किस पर कितना आवेश होता है। तो यदि सबसे पहले हम यहां पर कणों की बात करें, यहां पर हम ले लें, एक टेबल बना रहे हैं, यहां पर सबसे पहले हम यहां लिख रहे हैं कण, यहां पर उसका आवेश, और तीसरी चीज ले रहे हैं उसका द्रव्यमान। तो अभी हमने एक परमाणु पर तीन कणों की बात करी, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। जहां इलेक्ट्रॉन बाहर की कक्षाओं में चक्कर लगाता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के परमाणु के केंद्र पर, जो एक हम कह सकते हैं सबसे अधिक द्रव्यमान वाला भाग होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं, उस पर दो कण होते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो अब इनको हम समझते हैं कि किस प्रकार से इनको हम जान सकते हैं। तो अब इसको देखें, सबसे पहला कण मैं ले रहा हूं इलेक्ट्रॉन, ये वाला। तो सबसे पहले मैंने क्या ले लिया, इलेक्ट्रॉन। सामान्यतः इसे E माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस पर जो आवेश का मान होता है वो होता है -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। ध्यान रखिए ये C का अर्थ है कूलाम, C का अर्थ है कूलाम। मैं लिख भी लूंगा यहां पर कूलाम। कूलाम क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है। जैसे हर चीज को मापने के लिए एक इकाई होती है, अपने क्लास 11th में पढ़े होंगे कि मूल मात्रकों के बारे में पढ़ा होगा, पूरक मात्रकों के बारे में पढ़ा होगा, वैसे ही आवेश का मापन जिस मात्रक में होता है उसे हम कूलाम कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम का आवेश होता है। दूसरी बात करें, इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो इसका द्रव्यमान बहुत सूक्ष्म होता है। द्रव्यमान का मान होता है लगभग 9.1 10 की घात -31 किलोग्राम के बराबर होता है। तो मुझे लगता है ये इलेक्ट्रॉन की बात समझ में आ गई होगी। अब हम यहां पर चलें और दूसरा हम देखें, दूसरा जो हमारे पास कण है, दूसरा ले रहे हैं प्रोटॉन को सामान्यतः P से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जितना इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन पर धन आवेश भी होता है।
तो प्रोटॉन पे धनावेश का मान कितना है? प्लस 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो जितना इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश था प्रोटॉन पे उतना ही धनावेश है। मात्राएं समान है लेकिन प्रवृत्तियां अलग अलग हैं। इसकी प्रवृत्ति ऋण की है, इसमें प्रवृत्ति धन की। दूसरी बात समझ में आ गई। अब इसका द्रव्यमान कितना होता है? तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो तो 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है। तो ये ही दो हमारे पास क्या है? आवेश के दो प्रकार हैं, जिसको एक को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, दूसरे को हम प्रोटॉन कहते हैं। अब तीसरे कण की भी यहां चर्चा कर ली जाए। परमाणु में जो तीसरा कण उपस्थित होता है जो होता है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन को यदि हम लिखें, तीसरा कण हमने कहा यह है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। यह आवेश रहित है, आवेश रहित। इसका अर्थ है इस पर कोई भी आवेश नहीं होता। लेकिन इस कण का जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, और इसको भी हम इतना ही लिखते हैं 1.67 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो प्यारे बच्चों, यह आपको इस वाले टॉपिक में वैद्युत आवेश के प्रकार में आपको पता चल गया होगा कि आवेश दो प्रकार के ही क्यों होते हैं। क्योंकि हमने यहां पर बताया कि दो आवेशों के बीच में जो बल लग सकते हैं वो दो प्रकार के लग सकते हैं, एक आकर्षण बल, दूसरा प्रतिकर्षण बल। इसलिए आवेश के दो प्रकार हैं। जबकि पिंडों के बीच में, द्रव्यमानों के बीच में जो बल लगते हैं वो केवल एक ही प्रकार का होता है, केवल आकर्षण बल। इसलिए द्रव्यमान एक प्रकार का होता है, आवेश दो प्रकार का होता है। अगला हम बात करें कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, रिजल्ट निकाल लिया। फिर हमने कहा किसने ये बात बताई थी? ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बात बताई थी, और उसने कहा था दो होते हैं, उनके नाम दिए थे ऋणावेश, धनावेश। और साथ ही कोई भी पदार्थ जिन परमाणुओं से मिलकर के बना होता है उस परमाणु का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सामान्यतः, वो मैंने आपको यहां पर बात बताई। तो मुझे लगता है ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपके कहीं पर कोई डाउट है तो आप चैट सेक्शन में लिखिए, तब तक आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे प्यारे बच्चों? 1 2 3 4। अगला हमारे पास आता है टॉपिक एनसीईआरटी का 1.3। कोशिश मेरी ये रहेगी एनसीईआरटी का पॉइंट टू पॉइंट आपको बताता चलूं, जिससे न केवल आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, जो लोग बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं इंजीनियरिंग के लिए, और किसी और दूसरे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी और पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो, सब में एनसीईआरटी की पॉइंट है। तो इसी को हम पॉइंट टू पॉइंट लेके चलेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो अगला टॉपिक है हमारा चालक तथा विद्युत रोधी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर। आप भली भांति जानते हैं चालक क्या चीजें होती है। चालक का अर्थ होता है वे सारे के सारे पदार्थ जो अपने भीतर से विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं। ऐसे सभी पदार्थों को हम कहते हैं वे चालक पदार्थ हैं। और विद्युत रोधी पदार्थ कौन से होते हैं? वे पदार्थ जो अपने भीतर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते, उसको आगे नहीं बढ़ने देते, उनको हम कहते हैं वह क्या है? विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं। तो अब क्योंकि विद्युत धारा आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है तो आप जानते हैं, लेकिन यहां पर अभी हम विद्युत धारा न लेकर के हम एक नया शब्द यहां पर आवेश के रूप में इसको क्या करेंगे? परिभाषित करेंगे। तो अब आवेश के हिसाब से यदि हम चालक की परिभाषा दें तो वे सभी पदार्थ जो अपने भीतर से आवेश को आसानी से गुजरने देते हैं, वो आवेश को दे भी देते हैं एक सिरे पर और पिछले वाले सिरे से दूसरे सिरे से ले भी लेते हैं। तो आवेश का आदान प्रदान कर सकते हैं जो पदार्थ, उनको हम कहते हैं चालक। तो पहले लिखते हैं डेफिनेशन, फिर उसके बाद इसकी डिटेल में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं? इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये हम लिखते हैं ग्रीन। सबसे पहले हम लिख रहे हैं चालक। तो चालक में हमने कहा वे पदार्थ जो अपने भीतर से आवेश को आसानी से प्रवाहित होने दें, अर्थात
अर्थात या दूसरे शब्दों में अर्थात आवेश का आदान प्रदान कर सके चालक कहलाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन सी चीजें चालक हैं, तो हम इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल हम लिखते हैं, एक तो जितने भी हमारी धातुएं होती हैं, सारी धातुएं सब क्या है, चालक है, कंडक्टर है। दूसरा, आप जितने भी सजीव हैं, सभी सजीव, तो ये सब क्या है, ये सब हमारे कंडक्टर हैं, यानी कि चालक है। चाहे आपकी कोई भी धातुएं हो, धातुओं में सोना है, चांदी है, हम कह सकते हैं पीतल है, कॉपर है, और इसके अलावा लोहा है, एल्युमिनियम है, ये सब के सब क्या है, कंडक्टर हैं, यानी कि चालक हैं। ये अपने भीतर से आवेश को आसानी से जाने देंगे, तो यह हमारे क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। अब दूसरा पे चलें, जिसको हम कहते हैं हमारा विद्युत रोधी। और विद्युत रोधी को हमने क्या नाम दिया था यहां पर, इंसुलेटर क्या है, बिल्कुल इसकी अपोजिट डेफिनेशन, वे पदार्थ जो अपने भीतर से आवेश को प्रवाहित होने से रोक दें, अपने भीतर से आवेश को प्रवाहित ना होने दें, उनको हम कहेंगे विद्युत रोधी। तो वे पदार्थ जो अपने भीतर से आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते, आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते, विद्युत रोधी कहलाते हैं, और दूसरे शब्दों में कहें तो यह आवेश का आदान प्रदान नहीं करते, न तो किसी से आवेश लेते हैं, अब ले तो लेंगे लेकिन वो मूव नहीं करवाते, पास नहीं करवाते। तो दूसरे शब्दों में कहें तो आदान प्रदान नहीं कह सकते, मोटा मोटा ये कह सकते हैं। एग्जाम्पल की बात कहें तो एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, इसमें हम कह सकते हैं प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, लकड़ी हो गई, ये इसके क्या है, एग्जाम्पल है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी प्यारे बच्चों कि आखिर चालक के अंदर ऐसी क्या खास बात है भाई कि वो आवेश को जाने देता है, एक तरफ से कहता है आओ, दूसरी तरफ से कहता है जाओ, कोई दिक्कत नहीं है उसको, लेकिन दूसरी तरफ ही विद्युत रोधी ऐसी क्या चीज है इनके अंदर कि ये एक तरफ से चालक आवेशों को न तो अपने अंदर आने देते हैं न दूसरी तरफ से जाने देते हैं, ऐसी क्या खास बात है। तो एक शब्द में कहें, एक छोटी सी बात में कहें तो हम कहते हैं कि ये जो चालक होते हैं ये आवेश के मार्ग में कोई प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करते। प्रतिरोध मतलब अवरोध, किसी प्रकार की बाधा। तो चालक क्या करते हैं, आवेश के चलते समय जब आवेश उनके भीतर से गुजरता है तो उसके मार्ग में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करते, जिसे हम फिजिक्स की भाषा में प्रतिरोध कहते हैं, जिसे आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। तो चालक वे पदार्थ हैं जो आवेश के मार्ग में किसी प्रकार का प्रतिरोध उत्पन्न नहीं करते, पहली बात, और करते भी हैं तो बहुत कम करते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। दूसरे होते हैं विद्युत रोधी। विद्युत रोधी वे पदार्थ होते हैं जो आवेश के मार्ग में बहुत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, इसका मतलब वो उसको आगे बढ़ने ही नहीं देते, तो आवेश जाएगा कहां दूसरी तरफ। तो ये एक इनकी सिंपल सी डेफिनेशन है, लेकिन दूसरे शब्दों में और समझें इसको, यदि डिटेल में समझें कि आखिर इन दोनों के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि ये आवेश को गुजरने दे रहा है, ये नहीं गुजरने दे रहा है, इस बात को समझते हैं। इस बात को समझने के लिए अभी मैंने आपको इससे पहले एक बात समझाई थी कि परमाणु का स्ट्रक्चर कैसा होता है। मैंने बताया था परमाणु के जो अभी इससे पीछे वाली जो स्लाइड थी आप इसमें देखिए, ये मैंने आपको परमाणु के बारे में बताया था कि परमाणु के बाहर की ये जो होती है इन्हें कहते हैं कक्षाएं। ये जो मैंने व्हाइट कलर से बना रखी है ये क्या है, कक्षा, इसको लिख भी लेते हैं यहां पर, ये क्या है, कक्षा। और इन कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। यही इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये नाभिक में जो प्रोटॉन होता है धनावेश, प्रोटॉन
क्योंकि धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, इसलिए ये जो नाभिक है ये इस प्रोटॉन के धनावेश के कारण पूरा का पूरा धनावेशित प्रभाव उत्पन्न करता है। यानी कि नाभिक क्या होता है? धनावेशित। और जो नाभिक से कुछ दूरी पर ये जो कक्षाएं हैं, केवल ये एक ही नहीं होती, और अधिक होती हैं, बहुत सारी होती हैं। तो इन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश है? ऋण आवेश है। अब ये धनावेश इस ऋण आवेश पर आकर्षण बल लगाता है। एक बात आपको समझनी पड़ेगी यहां पर कि विपरीत आवेशों में हमेशा आकर्षण बल लगता है, जबकि समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है। तो आकर्षण बल किसमें लगेगा? विपरीत आवेशों में, विपरीत आवेश में। और प्रतिकर्षण बल किसमें लगेगा? समान आवेश में। आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये नाभिक था धनावेश, इलेक्ट्रॉन क्या था? ऋण आवेश। तो दोनों विपरीत आवेश हुए तो इनके बीच में लगेगा आकर्षण बल। तो ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से बंधा हुआ रहता है, बंधा हुआ यानी कि बाउंडेड रहता है, मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन जैसे जैसे इस परमाणु का आकार बढ़ता है, जैसे जैसे हम कहें ये कक्षाओं की त्रिज्याएं बढ़ती हैं और कक्षाएं आती हैं, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर दूर जाता चले जाता है। और जैसे जैसे वो दूर जाएगा वैसे वैसे नाभिक का आकर्षण बल कम होता चले जाएगा, दुर्बल होता चले जाएगा, कमजोर होता चले जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? सबसे बाहर की कक्षाओं के कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, वो नाभिक के आकर्षण बल के अधीन नहीं रहते। और ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब यही वह मूल बात है जो कि अभी हम टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं, यह वाला कि चालक और विद्युत रोधी में क्या अंतर होता है। तो चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि विद्युत रोधी या इंसुलेटर्स में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो इस बात को लिखते हैं, हमने कहा क्या? चालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो कि पदार्थ के भीतर स्वतंत्रता पूर्वक गति करते रहते हैं। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी कि चालकों, जो भी चालक पदार्थ होंगे उनमें कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, और इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग पदार्थों में अलग अलग हम कह सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर आपको नाम दिया कि धातुएं जो होती हैं, अलग अलग धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। और यही कारण है कि आप जब घर पे अपनी फिटिंग करवाते हो तो आप कोशिश करते हो कि आप कॉपर के वायर यूज करें। क्यों करें? क्योंकि कॉपर में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है ज्यादा, और वह यह जब आवेश चलता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी एक आवेश है, जब इलेक्ट्रॉन आगे की ओर बढ़ता है तो कॉपर इलेक्ट्रॉन के मार्ग में प्रतिरोध कम से कम लगाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो होती है। इसलिए आपने देखा होगा जो भी विद्युत के उपकरण आपके घरों में हैं, चाहे वो एसी हो, चाहे वो हम कहें कुछ और चीजें हो, उनमें लिखा हुआ रहता है इसमें प्योर कॉपर यूज की गई है। चाहे आप हम कह सकते हैं मोटर हो, पंखे की मोटर हो या फिर आपकी पंप वाली मोटर हो, उन सब में जिनमें कॉपर वायर यूज करेगी उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होगी अपेक्षाकृत उस मोटर के जिसमें कि एल्युमिनियम की वायर का उपयोग किया जाएगा। मेरी बात लगता है समझ में आ गई होगी आपको। तो यहां पर बात आ गई कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसमें होंगे वे चालक हैं, और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है वह क्या होंगे? विद्युत रोधी पदार्थ होंगे। तो यह बात समझ में आ गई। अब मैं ये भी बता चुका हूं आपको कि मुक्त इलेक्ट्रॉन कहां से आते हैं। परमाणु के जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, आसानी से घूम फिर सकते हैं पदार्थ के अंदर, वही मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इतनी बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको थोड़ा सा हम और आगे लेकर के चलें कि विद्युत रोधी पदार्थों में और चालकों में और क्या क्या खास बातें होती हैं। तो देखिए, विद्युत रोधी में यदि ये बात हम और लिख लें, हम कहते हैं विद्युत रोधी
पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते इनमें। अब हम यहां पर दो चीजें बनाते हैं। एक मैंने यहां पर बनाया, यह मैंने क्या बना दिया, एक चालक बना दिया, और एक यहां पर मैंने दूसरा बना दिया, इसे हम कहते हैं विद्युत रोधी। क्या है ये? विद्युत रोधी पदार्थ है। दो बना दिए। अब हमने इन दोनों को क्या करा, एक बैटरी से जोड़ दिया। हमने इन दोनों को एक बैटरी से जोड़ दिया। इसको भी जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे, क्योंकि ये चालक है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन बैटरी का जो धन सिरा है, ये ऋण सिरा है, इसका भी एक ये धन सिरा है, एक ऋण सिरा है। तो इस चालक के अंदर क्या थे, हमने कहा मुक्त इलेक्ट्रॉन थे। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें छोटे छोटे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन भरे हुए थे इसमें। तो इन इलेक्ट्रॉनों पे कैसा आवेश था? ऋणावेश था। जब इन्हें बैटरी से जोड़ेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से भाग करके बैटरी के धन आवेश की तरफ गति करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों के चलने की दिशा क्या है? इधर से इधर की तरफ। तो हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा क्या है? ये इधर की ओर से इधर की ओर चल रहे हैं। इसको ध्यान रखिएगा, यह है इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा। तो इलेक्ट्रॉन जिन पे ऋण आवेश है, ये बैटरी के धन सिरे की तरफ आते हैं, और ऋण सिरे से उतने ही इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां प्रवेश कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन यहां से धन आवेश पे आ जाए और थोड़ी देर बाद चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाए। ऐसा कभी नहीं होता प्यारे बच्चे। इलेक्ट्रॉन धन आवेश की तरफ जैसे ही कोई एक इलेक्ट्रॉन धन सिरे पर पहुंचता है बैटरी के, ठीक ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके इस चालक में प्रवेश कर जाता है। अब आपके दिमाग में यह बात आ रही होगी कि सर, ये इलेक्ट्रॉन जब तक यहां पहुंचेंगे, हो सकता है इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पहुंचने में लेट हो जाए। तो ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉनों की जो चलने की चाल है, वह जो चाल होती है, वह प्रकाश की चाल के बराबर चलते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब गति करते हैं, चलते हैं किसी विद्युत क्षेत्र में, तो इनकी जो वेग होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड का वेग होता है। तो यहां लिख भी लेता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन के चलने का वेग बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस वेग से चलते हैं इलेक्ट्रॉन। यहां से आएंगे इधर की ओर तो इसी वेग से आएंगे, और यहां से इधर पहुंचेंगे तो ये भी इसी वेग से पहुंचेंगे। तो चालक पर एक तरफ से ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और दूसरी तरफ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। इसीलिए हमने परिभाषा में कहा कि यह आवेश का आदान प्रदान कर सके, जो आवेश का आदान प्रदान कर सके। यहां से आवेश को प्राप्त कर रहा है और यहां से क्या आता है, आवेश को रिलीज कर रहा है। ये किसकी खास बात है? चालक की। अब विद्युत रोधी में आ जाइए। विद्युत रोधी कौन से हैं? जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये तो बिल्कुल खाली है ना, इसमें तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो इसमें इधर से इधर की ओर कुछ भी नहीं जाएगा। जब कुछ जाएगा ही नहीं, तो यहां से इलेक्ट्रॉन भी दूसरे सिरे पर नहीं पहुंचेंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं चालक और विद्युत रोधी में इस प्रकार से अंतर आता है। अब यहां पर एक और खास बात आती है कि इन दोनों पदार्थों के बीच में कौन कौन सा, एक हमारे पास हो गया चालक, दूसरा क्या हो गया? विद्युत रोधी। एक तीसरा और पदार्थ होता है जिसे हम कहते हैं अर्धचालक। अर्धचालक, इसे इंग्लिश में कहा जाता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर। अर्धचालक या सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या न तो चालकों के बराबर काफी ज्यादा होती है और न अचालकों विद्युत रोधी के बराबर बहुत कम होती है, यह शून्य होती है। यानी कि ये जो अर्धचालक होते हैं, ये चालकों से, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालकों से तो कम होती है, लेकिन विद्युत रोधियों से क्या होती है? ज्यादा होती है। अब इनको भी हम उपयोग में लाते हैं वैद्युत परिपथों में। और आजकल आप जितने देख रहे होंगे कंप्यूटर्स में जो मटेरियल यूज होता है, वो सारे के सारे सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं।
इसके अलावा सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। जो सौर ऊर्जा की जितनी भी प्लेटें बनती हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, सोलर सेल यूज करते हैं, वे सारे के सारे भी किसके बने होते हैं, सेमीकंडक्टर के बने होते हैं। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसी क्या खास बात है इसमें। इसकी खास बात प्यारे बच्चों ये है अर्धचालक की, कि इसकी चालकता हमारे हाथ में होती है, हम इसे कंट्रोल करते हैं। अर्थात अर्धचालकों को हम जिस भी सर्किट में इस्तेमाल करते हैं उनकी चालकता हमारे पे डिपेंड होती है। हम जब चाहें उनकी चालकता बढ़ा दें और जब चाहें उनकी चालकता कम कर दें। इसका अर्थ है ये अर्धचालक ऐसे तत्व हैं, जब चाहें हम ये चालक की तरह व्यवहार करते हैं और जब चाहें यह किसकी तरह व्यवहार करेंगे, विद्युत रोधी पदार्थ की तरह व्यवहार करेंगे। इसलिए यह जो पदार्थ हैं ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्यारे बच्चों, तो आज हमने इसमें दो टॉपिक्स को समझा। पहला, इससे पहला वाला था, दूसरा हमने कहा चालक तथा विद्युत रोधी। तो ये दोनों टॉपिक बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। आपके यहाँ के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो आप यहाँ चीजें समझ रहे हैं प्यारे बच्चों, निश्चित मानिए आगे के चैप्टर्स में इसमें एक एक लाइन, एक एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत गहराई से आपके काम में आएगा, यदि आपने ये समझ रखा होगा। और यदि ये चीजें आप यहाँ पर स्किप कर गए तो फिर बच्चे कहते हैं सर फिजिक्स बहुत कठिन है। कठिन नहीं है बच्चों, बिल्कुल कठिन नहीं है। आप मेरे साथ एक एक वीडियो को देखते हुए चलिए, आगे की एक एक चीज को मैं आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और आपको लगेगा ही नहीं कि आप पहले जब फिजिक्स पढ़ते थे जो आपको कठिन लगती थी, अब आप देखेंगे वही फिजिक्स आपको बहुत आसान लगने लगी। तो मेरे ख्याल से यहां तक काफी है। अब देखें, यदि आपके कहीं पर कोई डाउट हो तो प्यारे बच्चों आप चैट सेक्शन में लिख सकते हैं, तब तक चाहे इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे 1 2 3 4।